नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रवि की तिवारी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है गौरव निरंजन और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य भी कर रहे हैं। यह वीडियो जो है ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। इसमें आप किसी भी परीक्षा को आप देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉपिक का नाम जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं पवन है ना। हमेशा से आप लोग पवन और वायु में अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी में प्रोवाइड कर रहा हूं कि कैसे पवन कार्य करती है और कैसे वायु कार्य करती है। ठीक है, आइएगा प्रारंभ करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूं हवा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूं हवा, हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हवा को इंग्लिश में आप कहेंगे सर, हवा को इंग्लिश में एयर कहा जाता है। अब अगर यह एयर अर्थात हवा, यह हवा यदि क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है इस प्रकार से, जब हवाएं क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती हैं अर्थात इस प्रकार से, तो इन्हीं क्षैतिज हवाओं को हम नाम दे देते हैं पवन। इन्हीं क्षैतिज हवाओं को हम क्या नाम दे देते हैं? पवन। और पवन को इंग्लिश में हम कहते हैं विंड। पवन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर पवन को इंग्लिश में विंड कहा जाता है। और जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, जब हवाएं गर्म होकर क्या होने लगती हैं? जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं तो इनको क्या नाम दिया जाता है? जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं तो इनको क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा वायु। वायु को इंग्लिश में हम एयर ही कहेंगे। वायु को इंग्लिश में हम एयर ही कहेंगे। तो वायु की डेफिनेशन क्या है? हवा के ऊर्ध्वाधर, हवा के ऊर्ध्वाधर, हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को, हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को वायु कहते हैं। हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को वायु कहते हैं, याद रखिएगा। जबकि हवा के क्षैतिज बहाव को, हवा के क्षैतिज बहाव को या प्रवाह को, हवा के क्षैतिज, जब क्षैतिज चले, हवा के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। ठीक है, हवा के क्षैतिज प्रवाह को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हवा के क्षैतिज प्रवाह को हम पवन कहते हैं, जबकि जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, ऊर्ध्वाधर प्रवाहित होती हैं, तो इनको हम वायु कहते हैं। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ता हूं मैं। अब जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझते हैं, पवन। तो पवन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? तो मैंने पवन की आपको डेफिनेशन बता दी कि हवा के क्षैतिज बहाव को हम पवन कहते हैं। हवा के क्षैतिज बहाव को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो थी वो आपने समझ ली। अब पवन कैसे कार्य करती है? पवन चलेगी कैसे सर? पवन कार्य कैसे करती है? आइएगा इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट यह है बेटा कि तापमान और दाब, तापमान और वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी को मैं वायुदाब लिख दे रहा हूं। तापमान का वायुदाब से विपरीत संबंध होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब गुरुजी क्या है? तो इसका मतलब मैं कहूंगा, इसका मतलब यह है कि तापमान यदि अधिक है तो प्रेशर कम होगा। तापमान यदि अधिक है तो प्रेशर क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो इसी कम प्रेशर को हम कहेंगे लो प्रेशर। इसी कम प्रेशर को हम क्या नाम दे देंगे? तो इसी को हम नाम दे देंगे लो प्रेशर। लो प्रेशर। और बार बार मैं लो प्रेशर नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे एलपी। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे एलपी। अब विपरीत समझिएगा कि अगर तापमान कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रेशर अधिक हो जाएगा। और अधिक प्रेशर हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे हाई प्रेशर। इसी को क्या कहा जाएगा? तो इसी को कहा जाएगा हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? HP से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। तो क्या समझे कि सर जहां पर तापमान अधिक होगा, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर कौन सा प्रेशर होगा? वहां पर हाई प्रेशर होगा।
वहां पर कौन सा प्रेशर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हाई प्रेशर हो जाएगा। पवन के बारे में याद रखिएगा कि पहला पॉइंट है, इसी को मैं यहां ना लिखकर इसी पॉइंट को मैं यहां लिखता हूं कि पवन हमेशा याद रखिएगा, पवन हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च दाब, पवन हमेशा उच्च वायु दाब या उच्च दाब को हमने क्या बोल दिया, हाई प्रेशर। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात निम्न दाब, लो प्रेशर निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हमेशा याद रखिएगा। समझिएगा, पवन कहां से कहां की ओर चल रही है, तो आप कहेंगे सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे चल रही है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है तो हाई प्रेशर कहां बनेगा, जहां पर तापमान कम है, और लो प्रेशर कहां बनेगा, जहां पर तापमान अधिक है। तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि पवन हमेशा कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है। बोलो, यह भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है या हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो यह भी तो कहा जा सकता है कि हाई प्रेशर यानी कम तापमान का क्षेत्र और लो प्रेशर अर्थात तो उच्च तापमान जहां पर होगा वहां पर लो प्रेशर बनते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती हैं, अर्थात याद रखना, अर्थात कम तापमान से अधिक तापमान की ओर, कम तापमान से अधिक तापमान की ओर, कम तापमान से कहां की ओर चलती हैं, अधिक तापमान की ओर चलती। बोलिएगा, क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, अर्थात कम तापमान से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर चलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, पवन का नामकरण उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है, उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है, आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। पवन जिस दिशा से आ रही है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो पवन का नामकरण उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि मैं कहूं कि कोई पवन है, लीजिएगा ये पवन है, कोई पवन चल रही है इस प्रकार से, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। यदि कोई पवन पश्चिम से कहां की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है, तो आप कहोगे सर यह पश्चिमी पवन, या इसी को आप कह देना सर ये पछुआ पवन है। पश्चिमी पवन या इसी को आप कह देना कौन सी पवन है, आप कहेंगे सर पछुआ पवन या पश्चिमी पवन है। अब मान लीजिएगा उल्टा हो जाए गुरुजी, उल्टा कैसे हो जाएगा, उल्टा ऐसे हो जाए, पवन ऐसे चले, ये पूरब है और पीछे वाली दिशा पश्चिम, मतलब पवन अब पूरब से कहां की ओर जा रही है, पवन जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसको आप कहेंगे पूर्वी पवन। हम आम भाषा में पूर्वैया बोलते हैं, है ना, इसको नाम दे दिया जाएगा पूर्वी पवन। इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको नाम दे दिया गया कौन सी पवन, पूर्वी पवन। तो एक पछुआ बन गई और दूसरी पवन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर दूसरी पवन है पूर्वी पवन। एक पछुआ पवन तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी पूर्वी पवन। दोनों बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी आपको, दोनों ही बातें मेरी आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरी बात मैं समझाने चल रहा हूं, तीसरी बात आप समझिएगा। और तीसरी बात बेटा जी ये है कि पवन की दिशा हमेशा याद रखिएगा, पवन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, ठीक है, पवन की दिशा कहां पर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पवन की दिशा अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछी जाए कि पवन की दिशा कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, और पवन की दिशा कहां पर, तो पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में।
ठीक है, पवन की दिशा कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, और पवन की दिशा कहाँ, तो आप कहोगे दक्षिणी गोलार्ध में। तो पवन की दिशा अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो याद रखिएगा घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात पवन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, अर्थात पवन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कैसे चलेंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं पवन। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है बेटा, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही हम कौन सी रेखा कहेंगे, तो विषुवत रेखा को ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को ही हम कौन सी रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला संपूर्ण भाग आप कहोगे सर ये उत्तरी गोलार्ध है। आप कहोगे कौन सा गोलार्ध है, तो आप कहना सर यह उत्तरी गोलार्ध है। और इसके नीचे वाला आधा भाग, तो इसके नीचे वाला आधा भाग आप कहोगे सर ये दक्षिणी गोलार्ध है। एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो दूसरा कौन सा गोलार्ध है, तो आप कहोगे दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक ना, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो कैसे चलती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चलती हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चलती हैं क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, तो आप कहना कि सर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। बस यही 3 नियम हैं कि पहला, पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनेंगे, तापमान के आधार पर। दूसरा कि पवन का नामकरण हमेशा उसके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है, पूरब से आ रही है तो पूर्वैया, पश्चिम से आ रही है तो पछुआ। तीसरा, पवनें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। 3 नियम होते हैं, बस 3 ही नियम होते हैं, इन्हीं को याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके आगे अगर मैं बात करूं पवनों के प्रकार, इसके आगे अगर मैं बात करूं पवनों के प्रकार, बेटा जी पवनें 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ विंड, पवनों के प्रकार। पवनें कितने प्रकार की, तो आप कहना सर पवन 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की पवनें कौन सी हैं, तो पहली पवन, 3 प्रकार की पवनें कौन सी हैं, तो पहली पवन है स्थायी पवन, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट, जिसमें कभी भी परिवर्तन ना हो। आपका जो आधार कार्ड होगा, आपका जो पैन कार्ड होगा, आपका जो डीएल होगा, ड्राइवरी लाइसेंस, उस पर जो एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस होगा। मैं जिला जालौन का रहने वाला हूं, तो मेरे आधार पर, पैन कार्ड पर, डीएल पर मेरे घर का एड्रेस लिखा है। मैं वर्तमान में इलाहाबाद के जिस एरिया में रहता हूं वो मेरा लोकल एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। परमानेंट विंड, स्थायी पवनें कभी भी परिवर्तित नहीं होंगी। ऐसी पवनें जो अपनी दिशा में कभी भी परिवर्तन ना करें, ऐसी पवनें जो अपनी दिशा में कभी भी परिवर्तन ना करें, स्थायी पवन। ठीक है, तो पहला, इसके 4 नाम है। पहला नाम मैंने आपको समझाया है, स्थायी पवन, इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट विंड। यह पूरे पृथ्वी पर चलती हैं, पूरे पृथ्वी पर चलती हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं चलती हैं, पूरे पृथ्वी पर चलती हैं। और पूरे पृथ्वी पर चलने के कारण इनको नाम दिया जाता है भूमंडलीय पवन। क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा भूमंडलीय पवन। स्थायी पवन, भूमंडलीय पवन, स्थायी पवन, भूमंडलीय पवन। अब यह हमेशा निश्चित दिशा से चलती है, इनकी दिशा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। दिशा में कभी भी परिवर्तन ना होने के कारण निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है, और इनको नाम दिया जाता है सन्मार्गी पवन। क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा सन्मार्गी पवन। क्या नाम दिया जाएगा, तो इनको नाम दिया जाएगा सन्मार्गी पवन। ठीक ना, तो स्थायी पवन है, भूमंडलीय है, सन्मार्गी है, हमेशा चलती हैं। आप कभी भी शॉपिंग करने जाएंगे, लड़कियों से कह रहा हूं,
शॉपिंग करने जाएंगे दुकानदार से, आप कहती हैं कि भैया वो वाली साड़ी या वो वाला सूट या वो वाला लहंगा दिखाइए जो अभी ट्रेंडिंग में हो, प्रचलन में हो। लड़कों के कपड़े ट्रेंडिंग नहीं होते हैं, टी शर्ट पैंट जीन्स वही रहते हैं। आप लोगों के जो लड़कियां होती हैं उनके कपड़े होते हैं ट्रेंडिंग में, लहंगा चल रहा है ना, किस प्रकार की साड़ी, साड़ियों में भी कई वैरायटी होती है ना, तो ट्रेंडिंग बोलते हैं ना। ट्रेंडिंग में क्या है, प्रचलन में क्या है, प्रचलित पवन, हमेशा चलेंगी, कभी भी रुकेंगी नहीं, हमेशा चलेंगी, इसलिए इनका एक नाम क्या है, इसलिए इनका एक नाम हो गया प्रचलित पवन। ठीक है, तो इनके 4 नाम हैं पवनों के, स्थायी पवन, भूमंडलीय पवन, सन्मार्गी पवन, प्रचलित पवन। आपको अगर मैं आप मुझसे कहिएगा सर कोई एक डेफिनेशन बताइएगा, तो मैं कहूंगा ऐसी पवनें जो हमेशा चलती हैं और जिनका मार्ग निश्चित हो। ऐसी पवनें जो हमेशा चलती हैं और इनका मार्ग निश्चित हो, ऐसी पवनों को हम स्थायी पवन, प्रचलित पवन, भूमंडलीय पवन और सन्मार्गी पवनों के नाम से जानेंगे। 4 नाम हैं इनके। अब बात आती है सर इनके अंतर्गत कौन कौन सी पवनें आती हैं, तो इनके अंतर्गत 3 पवनें आती हैं। इनके अंतर्गत कौन सी पवनें आती हैं, इनके अंतर्गत 3 पवनें आती हैं। 3 पवनें कौन सी हैं, तो पहली पवन है इनके अंतर्गत व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। इनके उदाहरण है कौन सी पवन है, व्यापारिक पवन। कौन सी पवन है, व्यापारिक पवन। दूसरी पवन क्या है, व्यापारिक पवनों के बाद दूसरी पवन आएगी इन्हीं के अंतर्गत जिनका नाम है पछुआ पवन। इनका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर ये पवन है पछुआ पवन। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, और इन्हीं के अंतर्गत एक और पवनें आएंगी जिनका नाम है ध्रुवीय पवन। जिनका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर ध्रुवीय पवन। तो ये स्थायी पवन के उदाहरण है। स्थायी पवन के उदाहरण व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें होती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड, पछुआ को वेस्टर्न विंड बोलते हैं और ध्रुवीय पवन को हम बोलते हैं पोलर विंड। ठीक है, तो पहली पवन हो गई है। पवनें 3 प्रकार की होती है। दूसरा देखिएगा, दूसरी पवनें कौन सी होती हैं सर, दूसरी पवनें होती हैं मानसूनी पवन। दूसरी पवनें कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे सर दूसरी पवन है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें। ऐसी पवनें जो ऋतु में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, या ऐसी पवनें जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें। ऋतु, अब मैं कहूं गर्मी का मौसम मतलब तापमान अधिक है, मैं कहूं सर्दी का मौसम है अर्थात तापमान कम है, तो या तो मैं कहूं गर्मी से सर्दी हो जाए तो ये पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेंगी। तो गर्मी से सर्दी हो रही मतलब अधिक तापमान से कम तापमान हो रहा है ना, गर्मी से सर्दी। तो आप 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, या ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, या तापमान में परिवर्तन के साथ जो पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हो उन पवनों को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर उन पवनों को हम मानसूनी पवन कहते हैं। डेफिनेशन में लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। मानसूनी पवन, सीजनल विंड, ऐसी पवनें, ऐसी पवन या ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ, जो ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ या तापमान में परिवर्तन के साथ, तापमान, ऋतु परिवर्तन के साथ या तापमान में परिवर्तन के साथ, तापमान में परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, परिवर्तन कर दें, अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, तो ऐसी पवनों को कर दें, तो ऐसी पवनों को, तो ऐसी पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है, मानसूनी पवन कहा जाता है।
तो ऐसे पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। ऐसी पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। जैसे जब भारत में मानसून आता है तो उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, और जब भारत से मानसून लौटता है तो उसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है। इसी को हम कहते हैं आता हुआ मानसून भारत के संदर्भ में, और लौटता हुआ मानसून। तो इसका एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है, इसका एक उदाहरण हो सकता है क्या, आता हुआ मानसून एवं लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो उदाहरण की अगर मैं बात करूं, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, उदाहरण की बात करूं तो जो मानसून भारत में आता है उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, तो हम इसको लिख देते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। और जब भारत से मानसून लौटता है तो उसकी दिशा क्या होती है, उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्वी, तो इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। तो ये उसके उदाहरण हो गए। इसके अलावा मानसूनी पवन, इसके अलावा घाटी समीर और पर्वतीय समीर, घाटी समीर और घाटी समीर के साथ साथ पर्वतीय समीर। अब ये क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको। पर्वतीय समीर, घाटी समीर और घाटी समीर के साथ साथ पर्वतीय समीर। ठीक है, पहले तीनों पवनों को समझ लेते हैं, फिर एक एक से सबको समझने का प्रयास करेंगे। पहले तीनों को समझ लीजिएगा, फिर एक एक से इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइएगा तीसरी पवनें कौन सी होती हैं गुरुजी। तो तीसरी पवनों की अगर मैं बात करूं, स्थायी पवन, मानसूनी पवन, तीसरी पवन कौन सी होती है, तो आप कहोगे कि सर तीसरी पवन होती है लोकल विंड, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जिनको आप कहेंगे लोकल विंड, स्थानीय पवन जिनको आप कहेंगे क्या, लोकल विंड। ऐसी पवनें जिनका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष तक हो, ऐसी पवनें जिनका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष तक होता है, ऐसी पवनों को हम स्थायी पवनें कहेंगे। स्थानीय है ना, स्थायी सॉरी स्थानीय पवन कहेंगे। एक क्षेत्र विशेष में चलें, बोलते हैं ना लोकल, लोकल का मतलब क्षेत्र विशेष, क्षेत्रीय पवन भी कह सकते हैं आप। स्थानीय पवन को हम चाहें तो क्षेत्रीय पवन भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय पवन, इसी को आप कह सकते हैं क्षेत्रीय पवन। डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी पवनें जिनका संबंध एक क्षेत्र विशेष से हो, ऐसी पवनें जिनका संबंध एक क्षेत्र विशेष से हो, तो ऐसी पवनों को हम क्या कहेंगे, तो आप कहना सर ऐसी पवनों को हम नाम दे देंगे स्थानीय पवन या क्षेत्रीय पवन, है ना। तो इनको क्या कहेंगे बताइएगा, ऐसी पवनें, ऐसी पवनें जिनका संबंध, ऐसी पवनें जिनका संबंध एक निश्चित क्षेत्र विशेष से होता है, एक निश्चित क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष से होता है, एक निश्चित क्षेत्र विशेष से होता है। ठीक है, जिनका संबंध एक निश्चित क्षेत्र विशेष से होता है, या जो एक निश्चित क्षेत्र में चलती हो, जो एक निश्चित क्षेत्र में चलती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में चलती हो, तो ऐसी पवनों को हम स्थानीय पवन या क्षेत्रीय पवन की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण कौन से हैं, तो कई सारे इनके उदाहरण हैं, कई सारी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो मैं इनके उदाहरण अगले पेज में लिखता हूं, क्योंकि यहां पर स्पेस है नहीं। इनके उदाहरण मैं अगले पेज में लिखता हूं, यहां देखिएगा। लोकल विंड, स्थानीय पवन, लोकल विंड स्थानीय पवन, है ना। देखिएगा, अगर हम स्थानीय पवनों की बात करें तो एक पवन में लिख रहा हूं, नाम आपने इनका जरूर सुना होगा, नाम इनका आपने जरूर सुना होगा। ये पवनों के एक साइड में लिख रहा हूं पवन, और एक साइड लिख रहा हूं क्षेत्र, कि वह पवन किस क्षेत्र में चलती है। एक साइड में लिख रहा हूं पवन और एक साइड लिख रहा हूं क्षेत्र, कि पवन आखिर चलती है किस क्षेत्र में। जैसे नाम है पवनों का सिरोकू, पवन है, और इन पवनों का नाम क्या है, तो इन पवनों का नाम है
सिरोकू पवन। कौन सी पवन है? सिरोकू पवन। सिरोकू पवन सहारा मरुस्थल की रेत को उड़ाकर ले जाती हैं, अर्थात सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती हैं। सहारा मरुस्थल के ऊपर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। सहारा मरुस्थल की रेत को उड़ाकर ले जाती हैं और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके यूरोप के कई सारे देश, जैसे इटली है, जैसे पुर्तगाल हो गया, है ना, आदि देशों में क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। और जब ये वर्षा करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा में पानी की जगह खून हो, वर्षा में पानी की जगह खून हो, ब्लड हो, रक्त हो। क्योंकि जो सहारा मरुस्थल की रेत है उसका रंग हल्का सा लाल होता है और जब बारिश होती है तो पानी का रंग उसी रेत के कारण लाल हो जाता है। इसलिए इन पवनों को खूनी वर्षा करने वाली पवन या रक्त वर्षा करने वाली पवन कहा जाता है। खूनी वर्षा करने वाली पवन या रक्त वर्षा करने वाली पवन कहा जाता है। तो कहां चलती हैं? याद रखिएगा, यह पवनें कहां चलती हैं? सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती हैं। और याद रखना है कि इन्हें खूनी वर्षा वाली पवन कहते हैं। खूनी वर्षा वाली पवन कहते हैं, या खूनी वर्षा नहीं होगा तो रक्त वर्षा करने वाली पवन कहते हैं। रक्त वर्षा करने वाली पवन, रक्त वर्षा करने वाली पवन कहते हैं। खूनी वर्षा करने वाली पवन या रक्त वर्षा करने वाली पवन अगर पूछी जाए तो सिरोकू पवन है, सहारा मरुस्थल में चलती है। इसी सहारा मरुस्थल से एक पवन और उद्गमित होती हैं जिनका नाम है हरमट्टन। जिनका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इन पवनों का नाम है हरमट्टन पवन। इनका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इन पवनों का नाम है हरमट्टन पवन। हरमट्टन पवन भी कहां से चलती हैं? तो आप कहोगे हरमट्टन पवनें भी सर सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती हैं। यह सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती हैं और विषुवत रेखा की ओर आती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। वर्ष भर तापमान अधिक रहने के कारण दैनिक तापमांतर यानी दिन का जो तापमान है वो अधिक रहता है और दैनिक दिन का तापमान अधिक रहने के कारण ही विषुवत रेखीय क्षेत्र में दैनिक तापमांतर अधिक रहने के कारण ही दिन का तापमान अधिक रहने के कारण ही दिन का तापमान अधिक रहने के कारण ही जो 12 से 4 बजे तक का समय होता है उस समय वर्षा हो जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है। तो उमस भरे विषुवत रेखीय क्षेत्र में उमस भरे मौसम से निजात दिलाती हैं कौन सी पवन? हरमट्टन। उमस का मौसम है, ये पवनें अपने साथ आर्द्रता को लेकर आती हैं और वर्षा करा देती हैं और वर्षा कराने के कारण ही लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिल जाती है। और उमस भरे मौसम से जब राहत मिल जाती है तो इन पवनों को विषुवत रेखीय क्षेत्र के लोग राहत देने वाली पवन, अगर आपको दर्द है, आपको उस दर्द से राहत कोई दिला दे तो उसको आप डॉक्टर कहते हैं सामान्यतः। आप उससे सामान्यतः क्या कहेंगे? आप उससे सामान्यतः कहेंगे डॉक्टर। इसलिए इन पवनों का नाम क्या हो गया? इसलिए इन पवनों का नाम हो गया डॉक्टर पवन। तो इन पवनों को किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। इन पवनों को किस नाम से जानेंगे? डॉक्टर पवन के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगली पवन जो है एक हो गई सिरोकू, हरमट्टन। हरमट्टन के बाद अगली पवन है जिसका नाम है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर पवन की अगर मैं बात करूं, ब्लैक रोलर पवन कहां चलती हैं? तो याद रखना यूएसए के प्रेयरी घास के मैदान में। यूएसए के प्रेयरी घास के मैदान में, प्रेयरी घास मैदान, यूएसए के प्रेयरी घास के मैदान में कौन सी पवनें चलती हैं? ब्लैक रोलर पवनें चलती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जोंडा पवन कहां चलती? जोंडा, अगर मैं आपसे जोंडा पवन की बात करूं तो ये ब्राजील के कैंपोस क्षेत्र में चलती हैं। तो आप ब्राजील लिख लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा क्या? ब्राजील लिख लीजिएगा। उसके बाद एक पवन है, बहुत बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रल पवन। कौन सी पवन है? मिस्ट्रल पवन। मिस्ट्रल पवन, और मिस्ट्रल पवन जो है वो फ्रांस के क्षेत्र में चलती हैं। फ्रांस और जर्मनी की
फ्रांस और जर्मनी से होते हुए एक नदी बहती है राइन नदी, तो आपको या तो फ्रांस का क्षेत्र लिखा मिलेगा, अगर फ्रांस लिखा नहीं मिलेगा तो राइन नदी घाटी का क्षेत्र लिखा मिलेगा। अगर फ्रांस लिखा नहीं मिलेगा तो राइन नदी घाटी का क्षेत्र लिखा मिलेगा। तो यह पवनें कहां चलती हैं? फ्रांस के क्षेत्र में, फ्रांस के क्षेत्र में, फ्रांस के क्षेत्र में। अगर फ्रांस का क्षेत्र नहीं होगा तो होगा राइन नदी घाटी। क्या होगा? राइन नदी घाटी लिखा मिलेगा, राइन नदी घाटी आपको लिखा मिल जाएगा, राइन नदी घाटी। ठीक है। उसके बाद अगली पवन है जिसका नाम है ब्रिकफिल्डर। अगली पवन याद रखिएगा, ब्रिकफिल्डर पवन, ब्रिकफिल्डर, ब्रिकफिल्डर पवन है। अगर बात की जाए कि ब्रिकफिल्डर पवनें कहाँ चलती हैं, तो ब्रिकफिल्डर पवनें आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ब्रिकफिल्डर पवनें कहाँ चलेंगी? तो आप बताएंगे सर यह ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम वाला भाग है वहां पर मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, है ना, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में चलती है। ऑस्ट्रेलिया आप लिख लीजिएगा, या फिर अगर ऐसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली पवनें कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली पवनें कौन सी हैं? तो इन पवनों का नाम है ब्रिकफिल्डर पवन। कौन सी पवन है? तो आप इनका नाम ब्रिकफिल्डर बताएंगे। कौन सी? ब्रिकफिल्डर बताएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बताएं, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आइएगा। इसके बाद देखिएगा नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर पूछी जाती है आपसे। देखो बहुत सारी पवनें हैं, लोकल विंड बहुत सारी हैं, मैं केवल आपको वो लिखा रहा हूं जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है बेटा, जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, मैं केवल वही पवनें आपको मेंशन करा रहा हूं। अगर हम नॉरवेस्टर पवनों की बात करें, नॉरवेस्टर पवन, तो नॉरवेस्टर पवनें कहाँ चलती हैं? तो आप कहेंगे सर नॉरवेस्टर पवनें न्यूजीलैंड में चलती हैं। नॉरवेस्टर पवनें कहाँ चलती हैं? तो यह पवनें चलती हैं न्यूजीलैंड में। नॉरवेस्टर पवनें कहाँ चलती हैं? न्यूजीलैंड में। अगर मैं आपसे कहूँ सिमुम पवन कहाँ चलती है? सिमुम, सिमुम पवन की बात करूं तो ये अरब, सऊदी अरब के क्षेत्र में चलती हैं, और यहाँ पर जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है कौन सा? सऊदी अरब में अरेबियन मरुस्थल भी बोलते हैं, या रुब अल खाली मरुस्थल है, अननैफूद मरुस्थल भी हैं, लेकिन आपको अरेबियन डेजर्ट, अरब मरुस्थल याद रखना है। मैं दोनों लिख देता हूं, या तो सऊदी अरब ऑप्शन में आएगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब, और अगर सऊदी अरब ऑप्शन में नहीं आएगा तो अरेबियन मरुस्थल लिखा रहेगा, अरेबियन मरुस्थल। तो क्या लिखा रहेगा? लिखा रहेगा अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन मरुस्थल, अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन मरुस्थल लिखा रहेगा। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे पवनों की बात करूं तो लू, लू उत्तर भारत में चलती है। पूरे भारत देश में लू हवा नहीं चलेंगी। लू एक गर्म हवा है, लू जो कि एक गर्म हवा है केवल उत्तर भारत में ही चलेगी, दक्षिण भारत में नहीं चलती है। दक्षिण भारत में लू गर्म हवाएं क्यों नहीं चलती हैं? दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में लू गर्म हवाएं क्यों नहीं चलती हैं, रीजन क्या है मैं बताता हूं। पहले लिख लीजिएगा, लू जो है उत्तर भारतीय क्षेत्रों में चलती है, उत्तर भारत। लू कहां चलती है? उत्तर भारत। अगर कोई आपसे पूछ ले कि लू दक्षिण भारत में क्यों नहीं चलती है, अगर कोई आपसे पूछे कि लू दक्षिण भारत में क्यों नहीं चलती हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये भारत का मानचित्र है। भारत किसका उदाहरण है? तो आप कहोगे सर भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है। भारत प्रायद्वीप का उदाहरण मतलब यह है कि भारत के तीन ओर पानी है, भारत के तीन ओर क्या है? भारत के तीन ओर जल है, भारत के तीन ओर पानी है। भारत के पूरब में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, सॉरी भारत के पूर्व में क्या है? तो यहाँ पर कहोगे सर भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में क्या है? तो आप कहना कि भारत के पश्चिम में हिंद महासागर है।
भारत के पश्चिम में क्या है? हिंद महासागर है। और भारत के दक्षिण में, उल्टा बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, फिर से सुनिएगा। भारत के पूरब में क्या है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। लिख कुछ और रहा था, बोल कुछ और रहा था, माफी चाहता हूं, फिर से बोल रहा हूं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो जो तीन ओर से भारत घिरा हुआ है ना, इसी को हम दक्षिण भारत, या यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में गर्म हवाएं, लू क्यों नहीं चलती हैं? क्वेश्चन ये है। तो आप बताएंगे कि सर प्रायद्वीपीय भारत में गर्म हवाएं, लू इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि यहां पर समुद्र का प्रभाव है। समुद्र का प्रभाव है, जल, जल और थल, थल और जल। थल की यह विशेषता होती है, थल, स्थल है ना, हमेशा याद रखिएगा, स्थल, स्थल की यह विशेषता होती है तीव्रता से गर्म, या तीव्रता न लिखकर मैं शीघ्रता लिखता हूं, जल्दी से यानी शीघ्रता से गर्म होता है, शीघ्रता से गर्म होता है, शीघ्रता से गर्म होता है, एवं शीघ्रता से ठंडा होता है, एवं शीघ्रता से क्या होता है? शीघ्रता से ठंडा होता है। शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता से ठंडा होता है। यही कारण है कि जो शहर, जो स्थान धरातल पर है, उनमें गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, दिल्ली चारों ओर से धरातल से घिरा हुआ है, इसलिए गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। ये तो जल स्थल की बात हो गई। अगर मैं जल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? जल, तो जल की यह विशेषता है कि देर से गर्म होगा, देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है, एवं देर से ठंडा होता है, एवं देर से ठंडा होता है। देर से गर्म होता है एवं देर से ठंडा होता है। वो कौन होता है? जल। अगर आपको कभी भी घूमने का मन करे, कहां जाएं? सर्दी है, पर्वतों पर मत जाइएगा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है ना, दुर्घटना हो सकती है। जब भी आपका मन सर्दियों में घूमने का करे, आप कहां जाइएगा? आप समुद्र के किनारे जाइएगा, आप समुद्र के किनारे जाइएगा, आप चेन्नई जाइएगा, आप चेन्नई जाइएगा, ठीक है। आप कहां चले जाइएगा? आप चेन्नई चले जाइएगा, चेन्नई, चेन्नई चले जाइएगा, ठीक है। आप कलकत्ता चले जाइएगा, कोलकाता चले जाइएगा, आप पुरी चले जाइएगा, मुंबई, गोवा, केरल चले जाइएगा, समुद्र के किनारे। क्योंकि ना तो गर्मियों में यहां अधिक गर्मी होगी और ना ही सर्दियों में अधिक सर्दी होगी, जबकि धरातल पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर दक्षिण भारत के तीन ओर पानी है। ये पानी ना तो हवाओं को गर्म होने देता है, ना हवाओं को ठंडा होने देता है। इसलिए यहाँ पर सामान्यता ना तो गर्म हवाएं चलेंगी ना ठंडी, औसतन हवा चलेगी, वो ना ज्यादा गर्म होगी ना ज्यादा ठंडी। उत्तर भारत में समुद्र का प्रभाव नहीं है, धरातल का प्रभाव है, और धरातल शीघ्रता से गर्म होगा, इसलिए गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, और शीघ्रता से ठंडा होगा, इसलिए सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं जिन्हें शीत लहर कहते हैं। आपने कभी समाचार पत्रों में पढ़ा कि दक्षिण भारत में शीत लहर के कारण कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई हो? आपने कभी पढ़ा कि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु के मौसम में गर्म हवाओं, लू के कारण, गर्म हवाओं, लू के कारण किसी की मृत्यु हो गई हो? नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र का प्रभाव है और जल का प्रभाव होने के कारण ना तो गर्मी होगी, ना तो गर्म हवाएं चलेंगी, और ना ही सर्दी हो, ना तो सर्द हवाएं चलेंगी, शीत ऋतु। अब इसी को एग्जामिनर कई सारे प्रारूप में आपसे पूछेगा। कहता है कि उत्तर भारत में ऋतु कठोर होती है जबकि दक्षिण भारत की ऋतु मृदु होती है। मृदु मतलब ठंडी, मृदु मतलब जो हमें अच्छा लगे, ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी कह रहा है। मृदु का मतलब ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। तो कोई अगर आपसे पूछ ले
कि उत्तर भारत में अधिक गर्मी रहती है, गर्मी के मौसम में प्रचंड गर्मी, सर्दी के मौसम में प्रचंड सर्दी, लेकिन दक्षिण भारत में ना तो उतनी प्रचंड गर्मी होती है जितनी उत्तर भारत में होती है और ना ही उतनी प्रचंड सर्दी होती है जितनी दक्षिण उत्तर भारत में होती है। ऐसा क्यों? तो एक आंसर देना कि वहां पर समुद्र है, तीनों ओर समुद्र है, जल है, जल की विशेषता है कि जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा, जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडा, और धरातल देर से गर्म होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, जल देर से गर्म और देर से ठंडा, इसलिए ना तो गर्मियों में अधिक गर्मी होगी और ना ही सर्दी में अधिक सर्दी। जबकि उत्तर भारत में धरातल है जो गर्मियों में अधिक गर्म हो जाएगा तो गर्मी आ जाएगी भयानक रूप से, और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा हो जाएगा तो भयानक रूप से ठंडी पड़ेगी। पूछा जाता है दिल्ली में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है, कारण दिल्ली के चारों ओर धरातल का होना, दिल्ली का चारों ओर धरातल का होना, चारों ओर से स्थल से ढका है, घिरा है। ठीक है, कैसी लगी क्लास? आज मैंने केवल अभी आपको ये बताया पवन क्या है, पवन कैसे कार्य करती है, कहां से कहां चलेगी, पवन की दिशा क्या है, पवन कितने प्रकार की होती है। बस मैंने व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय पवनें अभी मुझे आपको समझाना है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे रूबरू हूंगा। तो इस प्रकार से पवनें चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना। तो उसके बाद मानसूनी पवन कैसे कार्य करती है, स्थलीय समीर, जलीय समीर, घाटी समीर, ये सब, तो ये सब आगे वाले लेक्चर में संभव होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक ना। और यह है आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, चाहे आप एसएसटी ज्योग्राफी दे रहे हो, यानी एसएसटी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दीजिएगा, एस्टेट दे रहे हो, यूपीटेट, कोई भी परीक्षा दीजिएगा, आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर उत्तर मिलेंगे, है ना, प्रश्न मिलेंगे और आप उत्तर कर पाएंगे। एक लेक्चर में इसका और लेकर आऊंगा पवन का, और 2 लेक्चर करने के बाद आप पीसीएस तक के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे, आपसे प्रत्येक प्रश्न हो जाएगा, आपसे प्रत्येक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज मेरे द्वारा इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, है ना। एक जगह मिस्टेक हुई थी, मैंने सुधार दी उसको। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, आज मेरे द्वारा इतना ही। थैंक यू।